अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है साइंटिफिक मेथड्स। अच्छा, साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं? ये साइंटिफिक मेथड्स बायो से या साइंस से रिलेटेड होते हैं। ऐसे मेथड्स जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है ऐसी प्रॉब्लम जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ करेंगे उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट रिसर्च करते हैं, डिफरेंट वर्क करते हैं। और जो ये वर्क होता है ये डिफरेंट स्टेप्स में होता है। ठीक है, एक तरतीब से होता है। उस स्टेप्स को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, और जो है बायोलॉजिस्ट जब रिसर्च करता है तो इन मेथड को बायोलॉजिकल मेथड्स बोलता है। ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले जब हमने कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले हमें प्रॉब्लम को पता होना चाहिए। ठीक है, पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जब प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हो जाएगी फिर हम उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन के बाद जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की होगी उसको उसकी हम हाइपोथेसिस लिख देंगे। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट आपने ऑब्जर्व की है उसी कोई एज सच लिख देना, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस के बाद आप डिडक्शन करोगे, फिर एक्सपेरिमेंट और लास्ट में रिजल्ट निकालते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब है कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, पहला स्टेप यही है कि आपने आइडेंटिफाई करना है या डिफाइन करना है किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को। जिस प्रॉब्लम को साइंटिस्ट जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहता है वो उस प्रॉब्लम को क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा, उसको अच्छे से डिफाइन करेगा। ठीक है, अच्छा, वो प्रॉब्लम जो है या बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आ जाती है या कोई भी आपसे सवाल पूछता है, यानी या कोई भी साइंटिस्ट से सवाल पूछेगा या फिर साइंटिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, जैसे वो कह रहे हैं एक बायोलॉजिस्ट है वो नोटिस करता है कि एक जो प्लांट है ना किसी एरिया में वो ग्रो कर रहा है ना, वो दूसरों से टॉलर है। मतलब दूसरे तो नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं लेकिन वो उससे क्या है? टॉलर हो गया। उसने फिर उसको लगा ये एक प्रॉब्लम है, उसको ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम के तौर पे एक सवाल मिल गया। अब वो देखेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम होगी वो स्टार्टिंग पॉइंट होगी उसकी इंक्वायरी की। ठीक है, वो अब इंक्वायरी करेगा सारी इस पे कि क्यों ये ग्रो कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, फिर ये ऑब्जर्व करेगा, फिर हाइपोथेसिस लिखेगा और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है फिर इसको रिजल्ट मिलेगा। सब फिर ऑब्जर्वेशन आ गई कि प्रॉब्लम तो आ गई हमारे पास, अब हमने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, साइंटिस्ट जो है ऑब्जर्वेशन करता है जो प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग। ये नहीं है कि प्रॉब्लम कोई और ऑब्जर्व कोई और चीज़ कर रहा है। अब जैसे उसने प्रॉब्लम देखी है कि प्लांट ग्रो ज़्यादा कर रहा है तो अब यही जो है ऑब्जर्व करेगा कि प्लांट क्यों ग्रो कर रहा है, क्या ऐसी चीज़ है। ठीक है, हम ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस से करते हैं। हमारी 5 सेंसेस होती हैं। सेंस ऑफ हियरिंग आ गई, स्मेल, टेस्ट, टच आ गया। इसके अलावा जो है आपकी स्किन आ जाती है जिसमें जो टच को, प्रेशर को, फोर्स को जो है वो डिटेक्ट करती है। नोज़ जो है वो आपका स्मेल को डिटेक्ट करता है। आइज़ साइट को डिटेक्ट करती हैं। एयर हेयरिंग को डिटेक्ट करती है। ये आपके सेंस ऑर्गन है जिनके ज़रिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ऑब्जर्वेशन के अलावा ये अगर इन्हीं रिसर्चेस पे इन्हीं प्रॉब्लम्स पे कोई पहले आर्टिकल्स लिखा हुआ है तो वो उसको रीड करते हैं। जो ऑब्जर्वेशन होती है ना वो क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। क्वालिटेटिव में हम उस ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी चेक करते हैं। ठीक है, और क्वालिटी हम मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में। जैसे कलर जो है, टेक्सचर, किसी चीज़ की शेप है उसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें, क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल जो डाटा होता है ना उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। जैसे बर्ड्स कितने नंबर हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक सवाल बनता है। एक तो ये सवाल हो जाता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में फ़र्क लिखें। दूसरा ये यहाँ पे आ रहा है कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो एक्यूरेट होती हैं क्वालिटेटिव से। यार, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अच्छा, वो पूछते हैं व्हाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। हमने कहा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा एक्यूरेट होती है क्वालिटेटिव से। वो इसलिए होती है क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है वो इनवेरिएबल होती है। इनवेरिएबल का मतलब चेंज नहीं होती। अगर हमने कहा ना ये 10 रुपये है या ये 1 डिजिट है, ये 10 डिजिट है, तो हम उसको किस चेंज नहीं कर सकते, वो इतना ही
रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको एक्स लिख दें, वाई लिख दें, तो एक्स की पावर कोई भी हो सकती है, वाई की कोई भी हो सकती है, तो इस तरह वो चेंज हो सकती हैं और ये मेजरेबल होती हैं, हम आसानी से इनको मेजर कर सकते हैं और नंबर की फॉर्म में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हाइपोथेसिस। अच्छा, हाइपोथेसिस क्या होता है? ये वही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, टेंटेटिव आंसर होता है, वही सारा कुछ होता है जो आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, जो आपने ऑब्जर्व किया है एज सच उसको लिख देना, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये ऑब्जर्वेशन की बेस पे होती है, ठीक है। साइंटिस्ट जो है वो एक स्टेटमेंट लिखता है, ठीक है, वही स्टेटमेंट लिखता है जो प्रूव करती है साइंटिफिक प्रॉब्लम को कि आपने स्टडी किया है कि नहीं, जो चीज़ ऑब्जर्व की है उसी को ही लिख देना है, ठीक है। साइंटिस्ट जो है एक हाइपोथेसिस भी बना सकता है और ज़्यादा से हाइपोथेसिस बना सकता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन को बुक से भी इकट्ठी कर सकता है, वो उसको हेल्प करती हैं हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करने में और उसको ये भी पता चल जाता है कि इस पे पहले रिसर्च हुई है, तो क्या क्या रिसर्च हुई है, साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है। उसके बाद एक हाइपोथेसिस की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ये प्रपोज स्टेटमेंट होती है टू द आंसर द प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लम आपकी है उसी के अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए, उसी का ही आंसर ये देती है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपने ऑब्जर्व किया है ये उससे मैच करनी चाहिए, ये नहीं है कि आप ऑब्जर्व कुछ और कर रहे हो, आप राइट कुछ और कर रहे हो, ठीक है। और ऐसी हाइपोथेसिस होनी चाहिए जिसको हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट कर सकते हैं और एक रास्ता भी होना चाहिए कि अगर ये गलत है तो हम इसको डिस्प्रूव भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर ये गलत है आप उसको फिर भी सही कर रहे हो, तो हाइपोथेसिस अगर गलत है तो आप उसको गलत भी कर सकते हो। ये हाइपोथेसिस की खसूसियात में आ जाता है। फिर डिडक्शन क्या होता है? आप हाइपोथेसिस से जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट होता है ना उसको निकालते हो, ठीक है। साइंटिस्ट जो लॉजिकल रिजल्ट निकालता है और उस लॉजिकल रिजल्ट को हाइपोथेसिस से जब निकालता है तो उसको हम डिडक्शन बोलते हैं। डिडक्शन वर्ड डिड्यूस्ड से निकला जिसका मतलब होता है अखज़ करना, ठीक है। जो डिडक्शन होती है उसमें हम इफ एंड देन का लॉजिक लगाते हैं, मतलब हम लगाते हैं अगर ये हुआ होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइंटिस्ट अज्यूम डेटा इफ हाइपोथेसिस ट्रू, अगर हाइपोथेसिस ट्रू हुआ देन वी माइट बी द रिजल्ट, तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट में, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसमें इफ और देन का लॉजिक निकलता है क्योंकि अभी बात सही साबित नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं डिडक्शन की, हाइपोथेसिस थी लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंट ग्रोथ इन अ प्लांट आर काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन अ सॉइल, कि अगर ज़मीन में आयरन की कमी होगी तो उसकी वजह से लीफ का कलर ख़राब हो जाएगा और ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। फिर डिडक्शन भी यही मिली कि अगर इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज कॉजिंग द सिम्टम, कि अगर ये सिम्टम्स जो हैं कि लीफ का कलर ख़राब हो रहा है, ग्रोथ रुक रही है, ये आयरन की कमी की वजह से है, देन एडिंग आयरन टू द सॉइल, अगर हम मिट्टी के अंदर आयरन को डालेंगे will prove the color of leaves, improve the color of leaves and promote plant growth, तो फिर प्लांट की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी और लीफ का जो कलर है वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शन बता रही है। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट अप्लाई करना है, मतलब हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, हमने हाइपोथेसिस बना लिया, हमने जो है डिडक्शन कर लिया। अब जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है उस हाइपोथेसिस पे हम एक्सपेरिमेंट अप्लाई करेंगे। ये मोस्ट बेसिक स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड का, ठीक है। और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कि जो मैंने हाइपोथेसिस लिखी है वो हाइपोथेसिस सही भी है क्या नहीं है, ठीक है। सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के अंदर एक हाइपोथेसिस हमेशा करेक्ट होता है लेकिन जिसका अपोजिट होता है वो हमेशा इनकरेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने दो अपोजिट बातें लिखी और दोनों सही हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जो है ऐसी तो आपकी हाइपोथेसिस गलत होगी। तो अगर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने दो हाइपोथेसिस लिखे हैं, ठीक है, अगर एक हाइपोथेसिस सही है तो उसके अल्टरनेट को गलत होना पड़ता है। जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस उसको रिजेक्ट कर देंगे, जो प्रूव्ड वन होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। साइंटिस्ट जो है फिर नई डिडक्शंस बनाएगा एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस से, फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा और ये कंफर्म करने के लिए कि जो मैंने हाइपोथेसिस लिखी है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंट अप्लाई करते हैं ना, हम दो ग्रुप बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में हम ये डिफरेंस होता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम एक्सपेरिमेंट अप्लाई कर रहे होते हैं और कंट्रोल ग्रुप में सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी मीडियम है वो प्रॉपर होता है, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। फिर दोनों को कंपेयर करते हैं कि हाँ एक को हमने ये सारे न्यूट्रिएंट दिए तो क्या हुआ, एक को हमने अगर एक कम या ज़्यादा दिया तो क्या हुआ, ठीक है। यहाँ एग्जांपल बता रहे हैं कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट अप्लाई किया। तो हमने दो प्लांट लिए, एक प्लांट को हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा, एक को कंट्रोल ग्रुप में रखा, ठीक है। जो जिसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा ना उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी, लेकिन जिसको हमने रखा
कंट्रोल ग्रुप में उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी दी, सारे न्यूट्रिएंट्स भी दिए, और बाद में जब चेक किया तो ये पता चला कि हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी थी, तो उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं हुआ। तो इससे ये प्रूव हो गया फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। उसके बाद रिज़ल्ट है। अच्छा, रिज़ल्ट में हम एक तो रिज़ल्ट को समराइज़ करते हैं, यानी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसको राइट करेंगे, और फिर राइट करने के बाद, राइट का मतलब होता है उसको समराइज़ किया सारे को, और समराइज़ करने के बाद हमने उस रिज़ल्ट को रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट में क्या होता है, जो साइंटिस्ट जो होते हैं वो डाटा गैदर्ड करते हैं, डाटा लिखते हैं जो उनके एक्सपेरिमेंट से आया है, फिर वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, यानी ये जो आपके स्टैट के रूल्स होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शंस वाले, उनको यूज़ करते हैं, ये डिफरेंट ग्राफ्स बनाते हैं और ग्राफ्स बना के रिजल्ट को समराइज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा साइंटिस्ट जो है इसमें रेफरेंसेस भी लिखते हैं अपनी समरी में कि इन्होंने इंफॉर्मेशन जो ली है वो कहाँ से ली है। ठीक है, मतलब इन्होंने किसी रिसर्च से ली है, या इन्होंने किसी एरियाज से ली है, किसी बुक से ली है, अच्छा किस साइट से लिया, नेट से। तो ये सारा कुछ वो है रिजल्ट में जो है रेफरेंसेस, ये होता है कि रेफरेंसेस का मतलब होता है कि इन्होंने डाटा कहाँ से इकट्ठा किया है, फिर उसको रिपोर्ट कर देते हैं। रिपोर्ट का मतलब है पब्लिश कर देते हैं डिफरेंट जर्नल्स में, बुक्स में। इसके अलावा डिफरेंट साइंटिस्ट के साथ अपनी फाइंडिंग को एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा ये साइंटिफिक रिपोर्ट भी बनाते हैं और प्रेजेंटेशंस भी देते हैं नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स और सेमिनार्स के अंदर अपने रिजल्ट को रिपोर्ट करने के लिए, ताकि ये जो इन्होंने स्टडी किया है, ये जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। फिर यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के दरमियान डिफरेंस है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जो ग्रुप डेट रिसीव द ट्रीटमेंट और वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। अच्छा, इसमें हम जो वेरिएबल है, जो चेंज आया या जो हमने ट्रीटमेंट करना है उसको हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें मतलब हम कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा रख देंगे क्योंकि हमने इसमें टेस्ट करना है। द ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंट, आगे कंट्रोल ग्रुप देखो, डेट डू नॉट रिसीव एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, यानी इसमें एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, यानी इसमें सारी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। यूज टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम वेरिएबल जो हमने मतलब कोई चीज़ कम या ज़्यादा की है, हम उसका इफेक्ट चेक करते हैं, लेकिन जो आपका कंट्रोल ग्रुप होता है ये बेस लाइन होता है इस कंपैरिजन करने के, क्योंकि हम इसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं कि इन दोनों के अंदर अगर हम न्यूट्रेंट की कमी या ज़्यादती कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, रिजल्ट आर कंपेयर्ड विद द कंट्रोल ग्रुप चेक इफ द चेंजेस आर ड्यू टू ट्रीटमेंट। अगर हम ट्रीटमेंट किया है, मतलब कोई चीज़ कम या ज़्यादा की है, तो उसकी वजह से कोई चेंज आ रहा है, तो हम उसको कंपेयर करेंगे कंट्रोल ग्रुप के साथ। हेल्प द साइंटिस्ट सी व्हाट हैपेंड विदाउट फैक्टर। अच्छा, कि ये कंट्रोल ग्रुप हेल्प करता है साइंटिस्ट को कि वो देखते हैं कि अगर हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कोई फैक्टर कम किया है तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। ये कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है।